हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर ओ 2023 के लिए प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं और इसके अंतर्गत जीएस पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी जो प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व कराया जा रहा है वह जीएस वर्ल्ड द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को सॉल्व कराया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और अभी जो जीएस वर्ल्ड के प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं और इसके बाद जो है आपके कंबाइंड प्रैक्टिस सेट को पूरा जीएस जीएस के पूरे कंबाइंड टेस्ट सीरीज को सॉल्व कराया जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो की महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें। धीरे धीरे टाइम घटता ही जा रहा है और एक एक दिन कम ही हो रही है, तो आप लोग अपनी तैयारी, ठंड धीरे धीरे बढ़ भी रही है, आप लोग अपनी तैयारी में किसी भी प्रकार की उसमें नज़रअंदाजी बिल्कुल भी मत करिए। तैयारी अच्छे से करते रहिए। रिवीजन ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपके जो पढ़े हुए सब्जेक्ट हैं, जो आपके नोट्स हैं, उसे जितना रिवीजन कर पाएँ, जितनी बार रिवीजन कर पाएँ उसे करते रहिए। उसके साथ साथ सबसे ज़रूरी ये है कि प्रैक्टिस सेट आप लोग कितना सॉल्व करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं से प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, कहीं से भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जितना कर पाएँ उतना प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। और ऐसा ना हो कि प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के बाद फिर उस प्रैक्टिस सेट को दोबारा सॉल्व कर रहे हैं तो फिर क्वेश्चन सॉल्व ही ना कर पा रहे हैं। जो भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, अच्छे से प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। और इसी के साथ जो है मेरे साथ प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पे जो भी अच्छे कंपटीशन के, अच्छे पब्लिकेशंस के प्रैक्टिस सेट है उनको प्रॉपर सॉल्व कराया जा रहा है। इसके बाद पीसीएस मंत्रा के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराया जाएगा। और सेकेंड पेपर पीसीएस मंत्रा में क्या है कि उसमें सेकेंड पेपर हिंदी के प्रैक्टिस सेट को भी कंबाइन किया गया है। तो उसमें हम लोग जीएस और सेकेंड पेपर जो हिंदी है दोनों के प्रैक्टिस सेट को प्रॉपर सॉल्व करेंगे। और उसके साथ साथ अगर करंट अफेयर का मैगजीन आ जाता है तो उसे भी सॉल्व कराया जाएगा कि कम से कम एक साल के मैगजीन को प्रॉपर कवर कराया जाएगा। आप लोग मेरे साथ बस बने रहिए। और आप लोगों से एक शिकायत ये है कि आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हैं। अगर चाहते हैं कि हाँ ये वीडियो जैसे ही आते रहें, मुझे भी थोड़ा वीडियोज़ बनाने में ये क्या है कि जब लाइक और व्यूज़ अच्छे खासे आते हैं तो फिर अंदर से एक मोटिवेशन आता है कि अच्छा हाँ, आप लोगों के लिए कुछ और अच्छे कंटेंट के साथ कितना हम और एफ़र्ट लगा सकते हैं। तो हमें भी अंदर से जो है एक मतलब वो फ़ील होता है कि हम और अच्छे से वीडियोज़ जो है बनाएँ। लेकिन वीडियोज़ व्यूज़ आता है, आप लोग जो है लाइक नहीं करते हैं। तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड करके कोशिश करिएगा 1-2 बार पीडीएफ को भी अच्छे से सॉल्व कर लें। तो चलिए इसी के साथ वीडियोज़ की शुरुआत करते हैं। और हाँ, वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई फीडबैक हो या फिर किसी भी प्रकार का सजेशन हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। पूरी कोशिश की जाएगी कि आप लोग जैसा चाहते हैं, जो चाहते हैं वैसे ही किया जाए। तो किसी भी प्रकार के, क्योंकि जो वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं, जो कंटेंट अवेलेबल कराया जा रहा है वो सब आप ही लोगों के लिए है, जिससे कि हम आप लोगों की तैयारी में थोड़ी बहुत जो भी जितना हम एफ़र्ट लगा सकते हैं थोड़ी बहुत मदद कर पाएँ। तो आप लोग अपना सजेशन जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और इसके साथ-साथ वीडियो ज़रूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, सरकार द्वारा केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, परियोजनाओं या अन्य अचल संपत्तियों की बिक्री या परिसमापन को क्या कहा जाता है? अवमूल्यन, विनिवेश, निजीकरण या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसे विनिवेश कहा जाता है। जब सरकार अपने स्वामित्व वाली किसी कंपनी के कुछ अंश को निजी कंपनियों को बेचती है तो उसे विनिवेश कहा जाता है। लेकिन जब जब सरकार अपने स्वामित्व वाली किसी कंपनी को पूर्ण रूप से निजी कंपनियों या फिर से निजी उद्योग घरानों को बेच देती है तो उसका उसे निजीकरण कहा जाता है। ठीक है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे विनिवेश कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत घरेलू आय राष्ट्रीय आय के बराबर होती है? खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बंद अर्थव्यवस्था, जिसमें आयात निर्यात जो बाह्य क्षेत्र हैं या अन्य देशों के साथ है वो पूर्ण रूप से बंद होता है। ठीक है? बंद अर्थव्यवस्था वह है जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ कोई सामाजिक या आर्थिक संबंध लेन देन नहीं होता है। और बंद अर्थव्यवस्था में जीडीपी और जीएनपी दोनों बराबर होते हैं। ठीक है? बंद अर्थव्यवस्था में जीडीपी और जीएनपी बराबर होते हैं।
जीडीपी और जीएनपी बराबर होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। सॉरी। निम्नलिखित में से किस आर्थिक नीति को हायर एंड फायर के नाम से जाना जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी, समाजवादी या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। मिश्रित अर्थव्यवस्था को हायर एंड फायर अर्थव्यवस्था या नीति के तहत इसे जो है जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य है? केवल अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को राशन देना, केवल दिव्यांगों को राशन देना, उपभोक्ता को सस्ता और पुनर्निवेश मूल्य पर आवश्यक उपभोग की सुविधा प्रदान करना, या केवल समाज के बुजुर्ग को लोगों को राशन देना। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। उपभोक्ता को सस्ते और पुनर्निवेश मूल्यों पर आवश्यक उपभोग की सुविधाएं प्रदान करना और उन्हें अफोर्डेबल, जो वह अफोर्ड कर सकते हैं उस मूल्य पर जो खाद्य सामग्री है उसे उपलब्ध कराना। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। केवल समाज के बुजुर्ग लोगों को समाज या जब सरकार केवल ब्याज भुगतान को बैकलॉग जब सरकार केवल ब्याज भुगतान के बैकलॉग के पूरा करने के लिए उधार लेने का सहारा लेती है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है शून्य प्राथमिक घाटा। ऑप्शन बी सही है। और हाँ, और अगर पीडीएस की बात करें कि पीडीएस व्यवस्था जो है किसके अंतर्गत या उसकी देखरेख कौन करता है, तो भारतीय खाद्य निगम जो एफसीआई है, एफसीआई, इसके अंतर्गत पीडीएस या सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है वह आता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चंस कहीं से भी ने आप लोग उसे अच्छे से सॉल्व करिए। और पाँचवीं का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, शून्य प्राथमिक घाटा। देखिए, जब सरकार केवल ब्याज भुगतान के बकाया को पूरा करने के लिए उधार लेने का सहारा ले तो इसे शून्य प्राथमिक घाटा कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस बैंक को अंतिम उपाय ऋणदाता कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक, विश्व बैंक, स्टेट बैंक या देना बैंक। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई को जब बैंक बहुत ज़्यादा घाटे में चलते हैं उस समय जो है इनकी मदद जो की जाती है वह आरबीआई द्वारा की जाती है। तो बैंकों का जो अंतिम सहारा होता है वो आरबीआई होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। किसी दिए गए वर्ष या अवधि में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जीवन के पहले 28 पूर्ण दिनों के दौरान होने वाली मौतों की संख्या को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? शिशु मृत्यु दर, अपरिष्कृत मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर या फिर आयु विशिष्ट मृत्यु दर। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नवजात मृत्यु दर। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, नवजात मृत्यु दर को किसी दिए गए वर्ष या अवधि के प्रति 1000 जीवित जन्म पर जीवन के पहले 28 पूर्ण दिनों के दौरान होने वाली मौतों की संख्या को नवजात मृत्यु दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। और 2019 में जो नवजात मृत्यु दर थी वह प्रति 1000 पर 22 थी। जो 2020 में जो नया डाटा आया था इसके अकॉर्डिंग यह घट करके 2 अंक घट करके 20 हो गया था। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्तर पर कितना है? 20 है। और इसमें अगर हम शहरी क्षेत्रों की बात करें तो शहरी क्षेत्रों में यह 12 है और ग्रामीण क्षेत्रों में यह 23 है। दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओवरऑल जो है वह 20 है, ग्रामीण क्षेत्रों में 23 है और शहरी क्षेत्रों में 12 है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नवजात मृत्यु दर। निम्नलिखित में से किसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है? राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत व्यय माइनस पूंजीगत प्राप्ति, या फिर से कुल व्यय माइनस उधार के अलावा कुल प्राप्ति, या फिर राजस्व प्लस पूंजीगत व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कुल व्यय किया जा रहा है और उधार के अलावा मतलब राजस्व या फिर से अन्य जो प्राप्तियां हो रही उसे छोड़ करके जो उधार है उसे क्या कहा जाता है? उसे राजकोषीय घाटा का मतलब कितना खर्च हो रहा है और कितना प्राप्ति हो रही है। मान लीजिए हम खर्च कर रहे हैं 100 रुपये और प्राप्त हो रहा है कर कर से या फिर से अन्य जो जहाँ से भी रिवेन्यू आता है उसमें से अगर लेकर के हमको 95 रुपये प्राप्त हो रहा है तो इसमें राजकोषीय घाटा कितना है? राजकोषीय घाटा 5 रुपये का है। तो ठीक है, तो कुल कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति। ठीक है, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति बराबर राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कुल व्यय माइनस उधार के अलावा कुल जो प्राप्ति है उसे राजकोषीय घाटा के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। आउटपुट विधि के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद की गणना निम्नलिखित में से किस प्रकार की जाती है? स्थिर कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस कर प्लस सब्सिडी, स्थिर कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद प्लस सब्सिडी, स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस कर, या फिर स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद प्लस कर माइनस सब्सिडी।
इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, स्थिर कीमत पर अगर हमें सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी निकालना है तो उसमें हम क्या करेंगे? स्थिर कीमत पर जो कर लगाया गया है उसे हटा देंगे, निकाल देंगे, और जो सब्सिडी प्रदान की गई है उसे उसको उसको उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे जीडीपी कहेंगे। तो स्थिर कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में से कर वाले हिस्से को माइनस कर देंगे और सब्सिडी वाले हिस्सा जो है उसे जोड़ देंगे, तो उससे हमारी जीडीपी निकलती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रबी विपणन सीजन 2023-24 के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने किस फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि की थी? मसूर, ग्राम, गेहूं या फिर जौ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मसूर में सबसे अधिक वृद्धि की गई थी। मसूर में जो है 500 की वृद्धि की गई थी। दूसरे स्थान पे सरसों आता है, दूसरे स्थान पे आता है सरसों। सरसों में अगर वृद्धि की बात करूँ तो इसमें 400 की वृद्धि की गई थी। ठीक है, तो सबसे अधिक वृद्धि की गई थी मसूर में, फिर सरसों में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1951 में शुरू की गई भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृषि और सिंचाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस आर्थिक मॉडल पर ध्यान दिया गया था? या कह सकते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वह किस मॉडल पर आधारित थी? हेक्सचर ओहलीन मॉडल, हैराल्ड डोमर मॉडल, मोडेल फ्लेमिंग मॉडल या फिर से कॉब डगलस मॉडल? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वह हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जो 1951 से लेकर के 56 तक चली थी। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना, और यह हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और प्रथम पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से यह प्राथमिक क्षेत्र अर्थात कृषि, सिंचाई, इन सब पे फोकस या इन सब पे बेस्ड था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मसौदा तैयार किया गया था उसका मसौदा जो है के.एन. राज द्वारा किया गया था। के.एन. राज द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक संगठन गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक सदस्य के न्यूनतम योगदान द्वारा छोटे अनुपात में बचत को बढ़ावा देने में विश्वास करता है? सिडबी, नाबार्ड, स्टेट बैंक या स्वयं सहायता समूह? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, एसएचजी। यह क्या है कि यह कुछ लोगों का एक समूह या संगठन होता है जो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, मतलब इसमें ये होता है कि जैसे 8 या आप लोग ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे लोग जानते होंगे कि 10 से 20 महिलाओं का संगठन होता है जिसमें हर महीने उसमें कुछ पैसे जो है कंट्रीब्यूट किए जाते हैं, जैसे 100 रुपये हो गया या फिर से 200 रुपये हो गए। ठीक है, और इससे क्या होता है कि अगर किसी सदस्य को पैसे की ज़रूरत है कुछ नया रोजगार करने के लिए या किसी और उद्देश्य से, तो इसी पैसे में से उसको पैसा प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो यह जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वयं सहायता समूह। विकास के डोनट मॉडल का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य है? यह एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जिसमें लोग और ग्रह संतुलन में रहते हों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, विकास का डोनट मॉडल सतत विकास की मूल अवधारणा पर आधारित है, जिसका उद्देश्य होता है कि ऐसी दुनिया का निर्माण करना या कल्पना करना जिसमें लोग और ग्रह एक साथ रहते हों, जहां मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग इतना ज़्यादा ना करे कि प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न हो जाए। मतलब ये है कि अपनी ज़रूरतों का उपयोग ऐसे करना, प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना, और उसके साथ साथ प्राकृतिक जो संसाधन है उसका उपयोग इस आधार पर करना, इस क्रम में करना कि अपनी ज़रूरतें भी पूरी हो जाए और प्रकृति में ज़्यादा क्षति भी ना हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यह जो है डोनेट मॉडल पर आधारित है। एन इंक्वायरी इंटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री की एक प्रभावशाली किताब है? मिलिसेंट फॉसेट, एडम स्मिथ, जॉन मेनार्ड कीन्स या फिर अल्फ्रेड मार्शल? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एडम स्मिथ की यह किताब है। ठीक है, जिसे हम लोग ज़्यादातर इसमें वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से ही जानते हैं, लेकिन इस बुक का पूरा नाम इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से इसे जाना जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एडम स्मिथ। और इनकी किताब का जो प्रकाशन है वह 1776 में किया गया था, 1776 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वह भूमि जो 5 वर्षों से अधिक समय तक पड़ती बिना खेती की छोड़ दी जाती है और भूमि सुधार तकनीक के माध्यम से इसे सुधारने के बाद खेती के लिए प्रयोग किया जाता है,
उसे क्या कहते हैं? अस्थायी चारागाह, वर्तमान प्रतिभूमि, वन भूमि या खेती योग्य बंजर भूमि? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इसे खेती योग्य बंजर भूमि के नाम से जाना जाता है। ऐसी भूमि है जिस पे खेती किया जा सकता है, लेकिन वर्तमान समय में इस पर खेती नहीं किया गया और लंबे समय के बाद 4-5 समय के बाद, मतलब 4-5 समय तक इसे पड़ती छोड़ने के बाद पुनः इस पर कृषि की जा रही है, तो इसे खेती योग्य बंजर भूमि के नाम से जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, हेरिटेज फाउंडेशन, फ्रेजर संस्थान या विश्व बैंक? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द हेरिटेज फाउंडेशन। यह वाशिंगटन डीसी अमेरिका का एक थिंक टैंक है जो द वॉल स्ट्रीट जर्नल के साथ मिलकर के 1995 से हर साल आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया कर रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जो है यह जारी किया जाता है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, और यह जो है 1995 से यह रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से विटीकल्चर से क्या तात्पर्य है? अंगूर की खेती, मछली का प्रजनन, रेशम कीट का व्यवसाय या रेशम कीट पालन, सब्जी उगाना? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। विटीकल्चर के अंतर्गत हम लोग अंगूर की खेती करते हैं। रेशम कीड़ों के लिए जो शहतूत उगाने की प्रथा है उसे मोरी कल्चर के नाम से जाना जाता है। सब्जियों की खेती को ओलेरी कल्चर कहा जाता है, फूलों की खेती को फ्लोरी कल्चर कहा जाता है, और रेशम उत्पादन को सेरी कल्चर कहा जाता है। पीली क्रांति का संबंध है सरसों उत्पादन से, रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है, भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से, और लाल क्रांति का संबंध टमाटर या मांस उत्पादन से है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अंगूर उत्पादन, विटीकल्चर। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? भिलाई, राउरकेला, जमशेदपुर या फिर दुर्गापुर? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जमशेदपुर में स्थित है, और इसकी स्थापना जो है 1907 में की गई थी। ठीक है, यह भारत का पहला स्टील संयंत्र है जिसकी स्थापना 1907 में की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जमशेदपुर। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना यूएसएसआर, रूस की सहायता से की गई थी। ठीक है, यूएसएसआर की सहायता से। और दुर्गापुर यूके, ब्रिटेन की सहायता से। राउरकेला जो है यह किया गया था जर्मनी के सहयोग से। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता वाक्यांश निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा पहली बार उपयोग किया गया था? न्यूजीलैंड, भूटान, स्वीडन या फिर भारत? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भूटान द्वारा। और इसकी जो शुरुआत है, सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता शब्द का प्रयोग सबसे पहले भूटान द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1972 में। बोकारो में इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी या फिर सोवियत संघ अर्थात रूस? सॉरी, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बोकारो और भिलाई में जो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी वह सोवियत संघ रूस के सहयोग से किया गया था। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ग्रेट लीप फॉरवर्ड GLF अभियान 1958 में शुरू किया गया एक अभियान था जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर देश का औद्योगिकरण करना था। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा यह शुरू किया गया था? भारत, बांग्लादेश, चीन या फिर श्रीलंका? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, जिसके अंतर्गत जो है यह प्रावधान किया गया था कि बड़ी मात्रा में औद्योगिकरण की तरफ शिफ्ट हुआ गया था, और इस उद्देश्य के लिए कृषि से संबंधित जो कार्य थे जिसमें लोग लगे थे उस पर कम फोकस किया गया था। यह वजह है कि उस समय यहाँ पे भूखमरी की स्थिति भी पैदा हो गई थी, और उस समय जो चीन के राष्ट्रपति थे वो माओ से तुंग थे, लेकिन इनके द्वारा जो है औद्योगिकरण को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, जिसे हम ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान के नाम से जानते हैं, जो 1958 में शुरू हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से स्वर्णिम क्रांति का संबंध किससे है? अंडा, तिलहन, फल या फिर मछली? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, फल उत्पादन से संबंधित है स्वर्णिम क्रांति। भारत के कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? स्वैच्छिक, संरचनात्मक, प्रतिरोधात्मक या फिर प्रच्छन्न? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी उसे कहा जाता है जिसमें मान लीजिए किसी कार्य को अगर 4 लोग कर सकते हैं लेकिन उसी कार्य में 10 लोग लगे हों,
जिनकी इन बाकी जो 6 लोग लगे हैं उनके द्वारा भी इस कार्य को अच्छे से किया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी 6 लोग इसमें एक्स्ट्रा लगे हैं। इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी के तहत परिभाषित किया जाता है और कृषि क्षेत्र में ज़्यादातर जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी ही देखने को मिलती है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। नेक्स्ट देखिए साथियों, वीडियो आप लोग लाइक जरूर कर दिया करिए, अपने दोस्तों साथियों के साथ जरूर शेयर किया करिए। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग विशेष रूप से सब्जियों की खेती के लिए किया जाता है? फ्लोरिकल्चर, मोरिकल्चर, एरोपोनिक या फिर ओलेरिकल्चर? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सब्जियों की कृषि को ओलेरिकल्चर कहा जाता है। ठीक है, और कुछ देख लीजिए जैसे केचुआ पालन को वर्मीकल्चर, फूल विज्ञान के लिए पोमोलॉजी, या फल विज्ञान के लिए या फलों का जो अध्ययन या फलों की जो कृषि है वो पोमोलॉजी के अंतर्गत की जाती है, और हवा में पौधों को उगाने की जो तकनीक है उसे एरोपोनिक कहा जाता है। ठीक है, एरोपोनिक, हवा में पौधों को उगाने की तकनीक को। उगाने की तकनीक या विधि को एरोपोनिक कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? नाबार्ड की जो स्थापना है वह 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी, और नाबार्ड की जो स्थापना है वह शिवरमन समिति की सिफारिश के आधार पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। शिवरमन समिति की सुझाव पर ही नाबार्ड की स्थापना की गई थी, और इसका जो मुख्यालय है वह मुंबई में है। नाबार्ड का मुख्यालय है मुंबई में। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इरडा का मुख्य कार्यालय किस शहर में है? हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता या फिर नई दिल्ली? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद में है। यह बीमा नियामक एक महत्वपूर्ण संस्था है जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है, और इसकी जो स्थापना है वह 1999 में की गई थी। 1999 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय है हैदराबाद में। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 100% भारत की एफडीआई नीति के अनुसार भारत में इक्विटी में एफडीआई की अनुमति नहीं है? मतलब किस क्षेत्र में भारत में 100% एफडीआई की अनुमति नहीं, आपको बताना है। थोक व्यापार, एकल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार, ई कॉमर्स गतिविधि या फिर से मल्टी ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मल्टी ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार। मतलब जिसमें जहाँ पे एक ब्रांड से अधिक उत्पादों की बिक्री की जाती है उस क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारों के बीच एक अंतर समझौता है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगली जानवरों और पौधों के नमूनों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके अस्तित्व को कोई खतरा उत्पन्न न हो? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, आयुसीएन द्वारा प्रारंभ किए गए साइट्स जो है इसके अंतर्गत देखा जाता है कि कुछ जीव जंतुओं का जो व्यापार है या फिर लुप्तप्राय जीव जंतुओं का व्यापार न किया जाए, और उन जीव जंतुओं का व्यापार न किया जाए जो उनके अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न करते। तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है? एफसीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी या फिर नाफेड? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नाफेड। ऑप्शन डी सही है। और नाफेड की स्थापना की अगर हम बात करें, नाफेड की स्थापना जो है 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी जो है वो सही है। निम्नलिखित में से किस आर्थिक सर्वेक्षण को पिंक इकोनॉमी सर्वे कहा जाता है? आर्थिक सर्वेक्षण 17-18, 15-16, 16-17 या फिर 18-19? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्थिक सर्वेक्षण 17-18 को पिंक इकोनॉमी सर्वे कहा जाता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के तहत निम्नलिखित में से लाभार्थी कौन होते हैं? संगठित क्षेत्र के काम करने वाले विधवाएं, ग्रेड डी सरकारी कर्मचारी, और संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग या संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, और संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से यह संबंधित है, जिसकी शुरुआत 2019 में की गई थी। इसकी शुरुआत की गई थी 2019 में, और इस योजना के लिए लाभार्थियों की जो आयु है, या कह सकते हैं कि इस योजना के लाभार्थियों की जो पात्रता है वह 18 से लेकर के 40 वर्ष तक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसी अर्थव्यवस्था में वह स्थिति जहां बेरोजगारी व्याप्त है उसे क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन, गैलोपिग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन या व्यक्तिगत ऋण? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टैगफ्लेशन।
किसी अर्थव्यवस्था में वह स्थिति जहाँ बेरोजगारी व्याप्त है उसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है। ठीक है, और जो अर्थव्यवस्था में जो मुद्रास्फीति है वह रुकी हुई है, अर्थात स्टैग्नेंट हो गई है, तो इसे हम स्टैगफ्लेशन के रूप में जानते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र या फिर नीति आयोग? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नीति आयोग द्वारा इस रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। और इसका जो पहला प्रकाशन किया गया था वह 2017 में गया था, और 2017 से प्रतिवर्ष जो है स्वस्थ राज्य प्रगतिशील रिपोर्ट का प्रकाशन हर वर्ष नीति आयोग द्वारा किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? फिलीपींस, गुरुग्राम, मुंबई या फिर बीजिंग? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बीजिंग में है। बीजिंग में इसकी स्थापना की गई थी, और चाइना के बीजिंग शहर में जो है इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना जो है वह 2014 में की गई थी। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से किस नोट पर सांची स्तूप का रूपांकन किया गया है? 2000, 100, 500 या फिर 200? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सांची के स्तूप का जो चित्र आपको मिलता है वह 200 के नोट पर देखने को मिलता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। भाषाई मुद्रा नोटों के भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं लिखी होती हैं? 12, 17, 15 या फिर 10? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 भाषाएं होती हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से प्रसाद योजना किस मंत्रालय के तहत शुरू किया गया था? विदेश मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय या फिर संस्कृति मंत्रालय? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था प्रसाद योजना। और इसकी जो शुरुआत है वह 2014 में 2014-15 में इसकी शुरुआत की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना था। और केंद्र सरकार द्वारा 100% राशि जो है इसके लिए दी जाती है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि यह पूर्ण रूप से केंद्र स्वामित्व वाली एक केंद्रीय योजना है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्यटन मंत्रालय। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवत्ता चिन्ह सही सुमेलित नहीं है? एगमार्क कृषि उत्पाद, हॉलमार्क चांदी के आभूषण, FPO प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद या ISI अर्ध प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ISI जो है अर्ध प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद से संबंधित नहीं है। ISI की बात करें, भारतीय मानक संस्थान चिन्ह भारत में प्रौद्योगिकी उत्पादों के लिए एक मानक है जो प्रमाणित करता है कि उत्पाद भारतीय मानक ब्यूरो के अनुरूप है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग औद्योगिक उत्पाद सूचकांक IIP प्रकाशित करता है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग या फिर श्रम ब्यूरो? इसका सही आंसर ऑप्शन है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO द्वारा जो है इस सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है, और हर महीने किया जाता है। ठीक है, हर महीने इसका प्रकाशन होता है। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? इलाहाबाद, हैदराबाद, मुंबई या फिर कोलकाता? इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, इलाहाबाद बैंक का जो मुख्यालय वो कोलकाता में है, और इसकी स्थापना जो की गई थी 1865 में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर विश्व बैंक? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, विश्व बैंक द्वारा जो है विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। इसकी सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से ई-कॉमर्स स्टोर फ्लिपकार्ट का सह संस्थापक कौन है? पीयूष बंसल, विशाल विक्की, बिन्नी बंसल या फिर रोहित बंसल? इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बिन्नी बंसल। ऑप्शन सी सही है। एक कंपनी जिसकी स्थापना 2003 के बाद हुई है और जिसका वर्तमान मूल्यांकन $1 बिलियन से अधिक है, उद्योग में किस नाम से जाना जाता है? यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी, ब्लू मून स्टार्टअप कंपनी, स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्टअप कंपनी या पांचवी गियर स्टार्टअप कंपनी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसे यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी के रूप में परिभाषित किया जाता है। भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 अप्रैल 1951, 19 जुलाई 1969, 15 जुलाई 1968 या 15 अप्रैल 1980? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 19 जुलाई 1969 में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, और इस समय जो है कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? कृषकों को ऋण देना, कृषि वित्त संस्थाओं के लिए पुनर्वित्त की व्यवस्था करना,
कृषि का विकास करना या कृषि क्षेत्र में अनुसंधान करना, इसका सही आंसर ऑप्शन बी। कृषि वित्त संस्थाओं के लिए पुनर्वित्त की व्यवस्था करना, यह जो है नाबार्ड का मुख्य कार्य है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय रुपये की विनिमय दर का निर्धारण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वतंत्र बाजार शक्तियों से। मतलब जो विनिमय दर है वो बाजार पर छोड़ दिया जाता है, जैसे बाजार ऊपर या नीचे आता है उसी के अकॉर्डिंग रुपये या मुद्रा की जो विनिमय दर है वो भी परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, तो मतलब ये है कि केंद्रीय बैंकों द्वारा या कह सकते हैं कि केंद्रीय संस्थाओं द्वारा इसे नियंत्रित न करके बाजार, जो स्वतंत्र बाजार है, उस पर छोड़ दिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चों को सम्मिलित किया गया है? 0 से 14, 6 से 14, 3 से 18 या 6 से 18? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत इन्हें जो है इंक्लूड किया गया है। भारत में एक मार्क का आधिकारिक प्रमाण पत्र कौन देता है? राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ नाफेड, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय भारत सरकार, भारतीय मानक संपीड़न ISC, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय भारत सरकार द्वारा जो है एक मार्क का आधिकारिक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश द्वारा सर्वप्रथम मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया था और 1995 में इसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन सी। किसी लेख पर इको मार्क का निशान यह दर्शाता है कि यह उत्पाद जो है पर्यावरण के अनुकूल है। ऑप्शन ए सही है। मानव विकास सूचकांक में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? जीवन क्षमता, शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय या उपयुक्त में से सभी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, इन सभी को शामिल किया जाता है। देखिए, मानव विकास सूचकांक के 3 मानक है, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय। और मानव विकास सूचकांक की गणना 4 संकेतकों पर की जाती है। उसमें कौन कौन से? जीवन के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा का औसत वर्ष, स्कूली शिक्षा की अपेक्षित वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो इसका जो मानक है, सूचकांक के 3 मानक हैं और सूचकांक की जो गणना की जाती है वो 4 संकेतकों पर की जाती है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। केंद्र सरकार को सबसे अधिक शुद्ध राजस्व की प्राप्ति किससे होती है? उत्पाद शुल्क, आयकर, जूंगी या फिर कृषि? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्पाद शुल्क से। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद निम्नलिखित में से क्या है? रक्षा व्यय, किसानों को सब्सिडी, सामाजिक सेवाओं पर व्यय या ब्याज का भुगतान? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्याज का भुगतान। केंद्र सरकार का सबसे अधिक जो खर्च होता है वह ब्याज का भुगतान करने में होता है। और दूसरा जो सबसे अधिक खर्च है वह केंद्र के कर राजस्व में राज्यों का जो हिस्सा है दूसरे नंबर पे ये आता है और पहले नंबर पे ब्याज का भुगतान आता है। तो आप सोच सकते हैं कि भारत सरकार द्वारा कितना ऋण लिया जाता है या भारत सरकार के ऊपर कितना ऋण है कि बजट में सबसे अधिक जो धन का आवंटन किया जाता है वह उसके ब्याज के भुगतान के लिए किया जाता है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी तौर पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? नीति आयोग द्वारा, वित्त आयोग द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है जारी किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर थी वह कितनी थी? 2001 की अगर हम बात करें उस समय जो भारत की साक्षरता थी वह 65.38% थी। ठीक है, और फिर 2011 में अगर हम बात करें इस समय देश की जो साक्षरता है वह 74.04 है, 74.04% है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 17.64%। 2001 से 11 के दशक में भारत की जनसंख्या की जो वृद्धि है वह 17.64% है और यह जो है 2001 से 2011 की जनगणना की है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। भारत में गरीबी की संख्या सबसे अधिक, गरीबों की जो संख्या है वो सबसे अधिक किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर बिहार? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार में। सबसे अधिक गरीबों की जो संख्या है वो बिहार में है। दूसरे स्थान पे झारखंड आता है, तीसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश, चौथे स्थान पे मध्य प्रदेश और 5वें स्थान पे आता है मेघालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? राजस्थान, बिहार, उड़ीसा या फिर सिक्किम? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए,
महिला साक्षरता जो है वह सबसे अधिक राजस्थान में है। निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है? एसटी की जो संख्या है वो सबसे अधिक किस राज्य में है? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की जो संख्या है वो सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, या देखिए ये क्वेश्चन गलत पूछा है, यहाँ पूछना चाहिए कि 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, यहाँ पे क्या उल्टा पूछा है कि 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या पूछा है, जबकि होना क्या चाहिए 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या वर्तमान समय में कितनी है जनगणना 2011 के अनुसार। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए 943। ठीक है। भारत में जनसंख्या विभाजन दशक किसे माना जाता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1911 से 1921 के दशक को महान जनसंख्या विभाजक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस समय जो जनसंख्या में बहुत तेज़ी से गिरावट आई थी, जिसका मुख्य कारण था उस समय गरीबी, भूखमरी और जो वो क्या कहते हैं आपका जो सूखा पड़ा था, ठीक है, और महामारियों के कारण जो है जनसंख्या में बड़ी मात्रा में कमी आई थी, गिरावट आई थी। ऑप्शन बी सही है। देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध करवाने वाली सर्वोच्च संस्था कौन है? क्षेत्रीय बैंक, भूमि विकास बैंक, सहकारी बैंक या फिर नाबार्ड? इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी नाबार्ड। ऑप्शन डी जो है वो सही है, नाबार्ड। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1982 में। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग सुधार से, क्षेत्रीकरण बैंकों के पुनर्गठन से, राष्ट्रीय आय से या फिर कर सुधार से? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नरसिम्हन समिति का संबंध जो है वो बैंकिंग सुधार से है। ठीक है। और नरसिम्हन समिति का जो गठन किया गया था वह 1991 में किया गया था, जिनके द्वारा बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। ऑप्शन ए सही है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, नई दिल्ली, लखनऊ या फिर कानपुर? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी लखनऊ में है सिडबी का मुख्यालय। ऑप्शन सी सही है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निम्नलिखित में से क्या है? सेंसेक्स, जीरोस, निक्की या फिर सीमेक्स? इसका सही आंसर ऑप्शन है सेंसेक्स। निम्नलिखित में से करेंसी नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है? नासिक, हैदराबाद, होशंगाबाद या फिर पटना? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नासिक में है करेंसी नोट प्रिंटिंग प्रेस। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर कौन से हैं? भू राजस्व, मनोरंजन कर, पथ कर या उपयुक्त में से सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भू राजस्व कर, मनोरंजन कर और पथ कर। ये सभी कर जो है वह किसके द्वारा लगाए जाते हैं? राज्य सरकार द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर क्या है? उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, तट कर या उपयुक्त में से सभी? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी ये सभी कर जो है अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाला कर कौन सा है? सीमा शुल्क, निगम कर, आय कर या उपयुक्त में से सभी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी ये सभी कर केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, ट्राइसेम कार्यक्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्वरोजगार हेतु शहरी युवकों, स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों, रोजगार हेतु शहरी युवक या फिर रोजगार हेतु ग्रामीण युवक? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से संबंधित है ट्राइसेम। और ट्राइसेम का जो गठन किया गया था वह 1979 में इसका गठन किया गया था। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथियों वीडियोज आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करिए। अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियोज आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी प्रोडक्टिव है, आपके उपयोग की है, तो वीडियो ज़रूर लाइक कर दिया करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर किया करें। इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और बाकी RO के लिए जो भी अच्छे मटेरियल है, जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, उन सबको प्रॉपर अच्छे से कवर किया जाएगा। और मार्केट में जो भी अच्छे पब्लिकेशंस के प्रैक्टिस सेट हैं उन सबको भी कवर किया जाएगा। आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए। और इसका PDF टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वहाँ से PDF डाउनलोड करके आप लोग कोशिश करिएगा कि 1-2 बार और प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लें, जिससे कि जो क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है वो क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।